और आपको बता दें कि आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनटों में बस लगने जाने वाला है। यानी कि जिस वक्त सूर्य ग्रहण लग रहा है उस वक्त हमारे देश में सूरज अस्ताचल को जा चुका है। लिहाजा साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। बावजूद इसके इस सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ने वाला है। ज्योतिषाचार्यों ने इसकी बड़ी वजह भी बताई है। उनका कहना है कि एक तो पितृ विसर्जन की अमावस्या और उस पर 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण होना कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध की विभीषिका के बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है और साथ ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की भी आशंकाओं का संकेत कर रहा है। ज्योतिषाचार्यों और खगोलविदों पर हम इस विषय में चर्चा करेंगे, उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए किस तरह का रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीष पुरोहित जी, जो कि एक इसरो साइंटिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनीष, आपके पास आते हुए यहां पर देखिए, लगातार जिस तरह से जो गणितज्ञ हैं, जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, जो आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अपनी अपनी बातें वो कह रहे हैं, और जो साइंटिस्ट भी अगर इसको देख पा रहे हैं, आप क्या इसको जोड़ते नहीं है इस तरह से? एक ये खगोलीय घटना तो है, हम सभी जानते हैं, साइंस इसे अपने नजरिए से देखता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो पूरे विश्व में हो रहा है, जिस अशांति की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं आप लोग भी इससे रिलेट करते हैं? देखिए, हमारे लिए तो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स या कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जो होता है वो कुछ ना कुछ सीखने का एक माध्यम बनता है, जहाँ पे हम कुछ नया पढ़ पाते हैं अबाउट द सन, मे बी प्लैनेट। जैसे अभी इस वक्त धरती के 2 चांद हो रखे हैं, तो जो दूसरा चांद है वो एक एस्ट्रॉइड है जो कि धरती के अट्रैक्शन में ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ गया और धरती के चारों तरफ घूमेगा नवंबर तक और फिर छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसी जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमारे लिए एक लर्निंग फेज होता है, जहां पर हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। अब जैसे सोलर एक्लिप्स की बात करें तो सोलर एक्लिप्स ने बहुत सारी चीजें हमें बताई। हमें पता चला सोलर एक्लिप्स के थ्रू ही कि हीलियम नाम का एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में। क्यों? क्योंकि जब पढ़ रहे थे सूरज को एक्लिप्स के टाइम पे, तो ये बात हमें पता चली। हमें पता चला सूरज के कोरोना के बारे में, कि सूरज का भी एक कोरोना का एक पार्ट होता है जो सूरज का होता है, जो कि ऐसे हमें नहीं दिखता है, लेकिन जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है तो वो चीजें हमें ऑब्जर्व हुई। सोलर एक्लिप्स ही हुआ था 1919 का, जिसको ग्रेट सोलर एक्लिप्स ऑफ 1919 कहते हैं, जिसके ऑब्जर्वेशन से सर आर्थर एडिंगटन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो थ्योरी थी उसको कहीं ना कहीं प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो हमारा जो अप्रोच होती है, जो हमारा एस्पेक्ट हम जो पढ़ते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगी, आपसे चर्चा और करूंगी। पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, जिसे आध्यात्म कहते हैं, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसको लेकर हम तमाम अभी हमने वो जो पैकेज हमारा चला है उसमें भी ये बातें सामने आई है। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है और बड़ी बड़ी घटनाएं, महाभारत को लेकर के, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उससे बड़ा द्वारका, पूरा का पूरा द्वारकाधीश, जो पूरी नगरी थी द्वारका नगरी, वो डूब गई। ये सब कुछ हुआ है सूर्य ग्रहण के दौरान। तो ये जो इतिहास है, क्या उसे हमें नहीं समझना चाहिए और उससे जोड़ करके आज को नहीं देखना चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि शास्त्र जो है हमारे ऐसे हैं कि जब विज्ञान नहीं था, यानी आज का विज्ञान, तब भी हम इन ग्रहों को बांस की पोंगी से इन ग्रहों की गति को गिन लिए थे। आज भी देखा जाता है एक 20 रुपए का पंचांग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। तो एक चीज यहां पे निश्चित रूप से बेहद आवश्यक है जानना, सूर्या सौर्य मथेंद्र उच्च पदबिम, सूर्य और चंद्रमा इस सृष्टि नहीं, जो जहां भी इनका प्रभाव है सूर्य चंद्रमा का, इनके प्रभाव से ही मनुष्य ही नहीं अपितु पूरा जड़ चेतन जीवंत है और ऊर्जा पाता है। सूर्य आत्मकारक होता है, सूर्य ऊर्जा कारक है, सूर्य निश्चित रूप से जनक कारक है, पैदा करता है, और जो है चंद्रमा निश्चित रूप से उसका पोषण करता है, जीवंत रखता है।
तो एक चीज यहां पे जानना बहुत आवश्यक है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो निश्चित रूप अगर ये 15 दिन के अंदर होते हैं तो क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ है और फिर सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण से मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है जिससे डिसीजन लेने में बहुत गलतियां होती हैं। और जब सूर्य ग्रहण आता है तो निश्चित रूप से सूर्य का प्रभाव है एक तरह से ओज का, तेज का और ऊर्जा का। तो जब आपका मन और ऊर्जा दोनों डाउन होती हैं तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और जो यही प्रभाव पूरी प्रकृति पे अगर 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आता है तो निश्चित रूप से होता है। बिल्कुल, आप इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं विनोद जी। राज मिश्रा जी, मुझे ये समझाइए, और लोग भी ये समझना चाहेंगे कि 15 दिन के भीतर ही ये दूसरा ग्रहण, इससे बहुत अच्छे से हम नहीं देखते हैं। क्या इसके सकारात्मक या फिर क्या नकारात्मक इसके पहलू हैं, जरा बताएं। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम भी रिसर्च की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक हमारे मनीष जी ने बहुत सुंदर कहा कि यस, हम इससे कुछ सीखते हैं। तो हमारा जो शास्त्र रहा है, जो हमारा धर्म रहा है, ये वैज्ञानिक ही रहा है। अगर हम श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जाएं श्वेता जी, तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और भगवान राम ने खुद कहा कि ज्ञानी ते प्रिय अति विज्ञानी, मुझे ज्ञानी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी से ज्यादा प्रिय मुझे वो है जो उस चीज के बारे में वास्तविकता में रिसर्च करता है, उस चीज के बारे में जानता है। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये धर्म के लिए भी रिसर्च का विषय होता है और धार्मिक लोग भी इसके बारे में बार बार रिसर्च करते हैं कि जो प्लैनेट हमारी आत्मा को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। क्यों बात की गई भाई, महाभारत युद्ध हुआ, उस टाइम 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे, कंफर्म है। या जितनी भी विभीषिकाएं हुई हैं, आप देखिए 2 ग्रहण एक साथ पड़े हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको परिणाम दिख रहा है वो शायद विश्व के अंदर पूरी तरह से दिख रहा है। सूर्य आत्मा का कारक है। जब उसकी जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, जो उसकी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, वो जब हमको नहीं मिल पाती है तो हमारी आत्मा विचलित होती है, और आत्मा विचलित होने के कारण लोग उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं और उसके कारण युद्ध जैसा वातावरण बनता है। तो सूर्य जो कि हमारे यहां पॉजिटिविटी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे उसको आप प्रकृति के ऊपर देख लीजिए, वनस्पतियों के ऊपर उठा करके देख लीजिए, समुद्र के ऊपर उठा करके देख लीजिए, जब उसकी ऊर्जा पूरी तरह से धरती पर नहीं पड़ती है तो वो चाहे पृथ्वी की बात की जाए और चाहे वो मानव की बात की जाए, दोनों पर उसका नकारात्मक इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद भी आपको याद होगा 2019 के अंतर्गत भी ऐसी 2020 में हुआ था, 2 ग्रहण एक साथ जाकर के पड़े थे। क्या हालात 2020 के अंतर्गत हुआ, हम लोगों ने उसको उठा करके देखा है। तो जब भी ग्रहण 2 एक साथ पड़ेंगे तो नकारात्मक इंपैक्ट उसका होगा। मैं आज के साइंस को बहुत अच्छा मानता हूं, इसको ध्यान रखिए, लेकिन जो पुरातन साइंस है, अगर आप शास्त्र उठा करके पढ़िए, गर्ग संहिता के अंतर्गत बड़ा स्पष्ट वर्णन है और सोवियत संघ ने उस पर रिसर्च भी किया। गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन है कि जब 2 ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तो उल्का ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, और उसको लेकर के सोवियत संघ ने रिसर्च किया और उस चीज को पाया। भाई आप सोचिए, आज हमको पता चला कि नासा का जो शायद स्थापना है वो 19 कुछ में हुई है, राइट। और तब हमें पता चला कि बृहस्पति का एक साइकिल कितने दिन में पूरा होता है, 12 वर्ष के अंतर्गत पूरा होता है। और हमारा कुंभ का आयोजन कब से होता आ रहा है, महाभारत काल से हम कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। अभी जाकर के आप, आज के साइंस को बेहतर मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर वेदों के साइंस को भूल जाएंगे तो शायद परिस्थिति हमारी खराब होगी। वेदों में आज से ज्यादा रिसर्च किया गया था। बिल्कुल। अभी हम चंद्रमा का, जब हमारा चंद्रयान 3 गया तो हमें पता चला कि चंद्रमा का जो 15 दिन के जो हमारा 1 महीना होता है, वो चंद्रमा का 1 दिन होता है, 1 दिन और रात्रि होता है, राइट। आप सोचिए, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरी रात और उजेरी रात आप लोग देखते आ रहे हैं ना, तो कब का वो बेहतरीन रिसर्च था। तो जो ग्रहण पूरी तरह से इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये बहुत ही, ये शुरू से ही कहते हैं कि हमारा जो आध्यात्म है वो साइंस बेस्ड है। श्वेता जी, 2 प्रॉब्लम हुई है, मैं 30 सेकंड आपके चाहूंगा। 2 चीजें हुई है। अभी अभी कुछ ऐसी कंडीशन हुई है कि साइंस ने धर्म को स्वीकारना बंद किया और धर्म ने साइंस को स्वीकारना बंद किया। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए, साइंस और धर्म दोनों
दोनों लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और दोनों लोग बैठ करके अगर एक साथ काम करना शुरू करें, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन डिसीजन लेकर आएगा। लेकिन राज मिश्रा जी, मुझे नहीं लगता है कि धर्म ने कभी साइंस को स्वीकारना बंद किया है। धर्म जो हमारा है, खास करके सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो वो साइंस बेस्ड ही है। वो बहुत साइंटिफिक है। हमारे जितने पर्व त्योहार होते हैं वो सारे साइंटिफिक है। खैर, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मनीष, यहां पर आप सुन रहे होंगे हमारी बातें। आप ये बताइए कि जिस परिवेश से हम सभी आते हैं, हम सभी का मतलब उसमें आप भी शामिल हैं, जिस परिवेश से आप भी आते हैं, या फिर आपने भी बचपन से सुना होगा, घर में भी किस्से कहानियां आपने भी सुनी होंगी, वेद पुराण की चर्चा आपके घर में भी हुई होगी, तो उस पर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें मैं आपसे थोड़े समय बात करूंगी। लेकिन अभी जबकि पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है, सभी जान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है। 9:12 से इसका समय जो है वो प्रारंभ हो चुका है और 3:17 पर शायद ये खत्म होगा। ये समय इसका दिया गया है। ऐसे में ये बताइए कि अभी इस वक्त जो सूरज है उसकी स्थिति क्या है, अभी किस तरह का वो दिख रहा हो, क्योंकि भारत में तो वो दिख नहीं रहा है। जिन देशों में वो दिख भी रहा है वहां पर किस तरह से वो दिख रहा होगा? देखिए, ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है, जिसके अंदर होता क्या है, जो देखिए आप इसको समझिए कि ये धरती है, ये चांद है और पीछे सूर्य है। हमारा चांद बहुत छोटा है, साइज उसका छोटा है एज कंपेयर टू जो हमारा सूरज है। लेकिन चांद का जो डिस्टेंस है धरती से और जो डिस्टेंस है धरती से सूर्य का, उनका जो रेशियो है वो इस तरीके का है कि अगर चांद एग्जैक्टली परफेक्टली अलाइन होता है तो वो सूरज को पूरा ढक लेता है, तो हमें कंप्लीट सोलर एक्लिप्स मिलता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी चांद की पोजीशन जो है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है जो धरती के चारों तरफ जब वो घूमता है, तो अभी उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो सूरज को पूरा ढक नहीं पाएगा, तो हमें एनुलर सोलर एक्लिप्स मिलेगा। मतलब धीरे धीरे चांद आने लगेगा सूरज के आगे, तब तो हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखने लगेगा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एकदम उसके सामने आ जाएगा। तो जैसा अभी बता रहे थे कि वो एक सोने की कंगन के जैसा, तो वही है एक हाँ, तो एक वो एनुलर, हम उसको कहते हैं एनुलर रिंग के जैसा वो दिखने लगेगा। और फिर धीरे धीरे जब चांद मूव आउट करने लगेगा तो वापस हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगी सारी चीजें। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो एक्लिप्सेस हैं ये एक साइकिल से होती हैं, क्योंकि देखिए धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और चांद जो है वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, और ये जो घूमने का पूरा प्रोसेस है इसमें चांद जो है उसका जो घूमने का पाथ है वो 5 डिग्री पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब सब एक साथ सदा आमने सामने नहीं आते हैं। 5 डिग्री का एंगल बनता है चांद के रास्ते पे जो धरती के चारों तरफ घूमता है। लेकिन ये एक तकरीबन 6 महीने की साइकिल होती है। अगर आप देखें तो इसी साल 25 मार्च और 8 अप्रैल ये वो तारीखें हैं जो कि 14-15 दिन के गैप में थी जहां पर एक्लिप्सेस हुए थे। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्लिप्स इस साल जो हुए थे, जो इस पहली साइकिल के एक्लिप्स थे, वो भी इसी मतलब ये ड्यूरेशन था, 14-15 दिन का गैप था उनमें। और अभी फिर से अभी हमारे को जो मिला वो एक 18 तारीख को मिला, 18 सितंबर को, और एक आज है। तो ये अगेन ये 14-15 डेज का जो गैप है ये रहता है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पे ऐसा रहता है, सिंस वही चांद का जो मूवमेंट है धरती के चारों तरफ और धरती का जो मूवमेंट है सूरज के चारों तरफ, उसके चलते हम इसको साइकिल कहते हैं, एक्लिप्स की साइकिल, जो तकरीबन 6 महीने के गैप में आती है, या फिर आप कह सकते हैं 173 डेज की ये साइकिल रहती है। और इस साइकिल के अंदर ये जो सीजन आता है जिसमें हम एक्लिप्स सीजन कहते हैं, वो 31 से 37 डेज का होता है। तो ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 35 दिन का ये एक सीजन होता है, जिसके अंदर 1 एक्लिप्स, 2 एक्लिप्स, 2 तो नॉर्मल है, 3 भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल मनीष, साथ ही साथ एक और कम शब्दों में अगर आप जवाब दे पाए। देखिए कुछ देश हैं जहां पर ये दिखाई देगा, पूर्वी अमेरिका और भी कुछ देश हैं, तो वहां पर क्या इसे खुली आंखों से, नंगी आंखों से लोग देख पाएंगे, या फिर किस तरह से इसे देखना चाहिए? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए स्पेसिफिक सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं, आपको उन्हीं से देखना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं हम एक्सरे फिल्म से देख लें, नहीं उससे भी आप नहीं देख सकते हैं, आप कैमरे से भी नहीं देख सकते हैं, आप बाइनोकुलर से भी नहीं देख सकते हैं। एक बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक पिन होल कैमरा बनाएं। पिन होल कैमरा मतलब एक सॉलिड कार्डबोर्ड लें, उसके अंदर एक पिन होल कर दें और फिर उसको ऐसे अलाइन करें कि सूरज की जो रेज आ रही है वो उस पिन होल से पास होंगी, तो उसकी इमेज बनेगी नीचे धरती पे।
आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। पीठ आपकी सूरज की साइड होगी और आप उसकी जो इमेज बनेगी धरती पे उसको देख सकते हैं। आप बहुत एक जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप अभी देखेंगे तो गूगल पे वो इमेजेस भी आ जाएंगी जहां पर बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं करते, बस पेड़ों की छांव में खड़े रहते हैं। तो जो पत्तियां हैं पेड़ों की, उनसे जो रेज निकल के आती है वो एक इमेज बना देती है धरती पर, उससे भी एक्लिप्स को देख लेते हैं लोग। इतना बचना चाहिए और इस तरीके से देखना चाहिए, डायरेक्टली आपको नहीं देखना चाहिए खुली आंखों से, नंगी आंखों से। कभी भी नहीं। बिल्कुल। पंडित विनोद भारद्वाज, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त जो पूरे विश्व में हो रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे लगातार, वो अपने आप में वाकई चिंता का विषय है। चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, रूस यूक्रेन का मसला हो, या फिर अभी इजराइल का मसला हो, हमास लेबनान, तमाम जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खगोलीय घटना होती है और हो रही है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, उसे आध्यात्म किस तरह से देखता है, एस्ट्रोलॉजी किस तरह से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो श्वेता जी एक चीज ये निश्चित रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो प्रकृति के माध्यम से जो लिख दिया गया है वो होकर के ही रहता है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक ऐसे टाइम पे आए हैं कि युद्ध की स्थिति, युद्ध की सुगबुगाहट आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ज्योतिष का यही सिद्धांत है। और यहां पे मैं स्पष्ट जो करना चाहता हूं कि सूर्य जो है ना, वो आत्मकारक है। आत्मचिंतन मतलब लोगों का चिंतन व्यक्ति के हृदय से निकल जाता है, मस्तिष्क में लोगों का चिंतन नहीं रह जाता है, मन जो है विचलित हो जाता है। देखिए, एक बात से हो सकता है मनीष जी हमारी बात को निश्चित रूप से स्वीकार ना करें, लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत ये भी है, रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राण पयाने च नृपाभिषेचने। ज्योतिष के माध्यम से कहा गया है राहु और केतु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान के छात्र हैं वो हमारी बात को जब सुनेंगे तो उनको हंसी आएगी, लेकिन हमारी ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण छाया ही है और वो नकारात्मक छाया है। जब वह राहु और केतु की एक तरह छाया, मतलब चाहे पृथ्वी की छाया हो, चाहे सूर्य की छाया हो जी, चाहे चंद्रमा की छाया हो, जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आती है तो वहां से नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पृथ्वी पे आता है। और तो जो वही छाया, एक मिनट श्वेता जी, बिल्कुल निश्चित रूप से वही छाया राहु केतु के रूप में माना जाता है। राहु केतु कोई हमारे सिद्धांत में ग्रह नहीं है, उप छाया ग्रह है। तो इनका जो एक तरह से जो इनकी छाया है ना, वो छाया मन मस्तिष्क को मलिन कर देती है और व्यक्ति जो है अपने स्थिति को कंट्रोल नहीं रख पाता है, जिसके कारण तमाम आपदाएं और तमाम युद्ध देखे गए हैं। बिल्कुल जी। लेकिन गुड न्यूज टुडे है, और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि गुड न्यूज टुडे पे अच्छी बातें होती है, तो देखिए इसमें भी जो पॉजिटिविटी है वो भी हम ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि ये सबसे अच्छा समय होता है दीक्षा लेने का। अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो ये जो समय है, ये जो पल है, वो गुरु से दीक्षा लेने का उत्तम समय है। तो साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम आध्यात्म की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम साइंस की भी बात कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी ये कहना है कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं है। देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान रही है, वो सब साइंस बेस्ड ही रही है। हमारे जितने भी पुराणों को आप उठाकर देख लें, जितने भी ग्रंथों को उठाकर देख लें और पढ़ लें, उसमें आपको पता चलेगा कि साइंस तो शुरुआत ही है सारी चीजों की। इस समस्त पृथ्वी पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सारी चीजें उन वेद पुराण में सब कुछ समाहित है। राज मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी हमने अगले सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैंने भी कहा था कि देखिए ये ठीक है, सूर्य ग्रहण है और इस वक्त जो फिलहाल पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है वो एक स्थिति है, वो एक कंडीशन जरूर है, लेकिन इसके भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये उत्तम वक्त होता है दीक्षा लेने का। क्या कहेंगे?
देखिए, ये समय अपने आप को परमात्मा से, वास्तविकता में कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर घटित हो रही ना, से मनीष जी कह रहे थे कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, है नहीं है? तो वास्तविकता में जब भी इस संसार में कुछ भी घटित होता है तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं श्वेता जी कि आपको ग्रहण के समय बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, आपको भोजन नहीं करना चाहिए, आपको अधिकतम लिक्विड जो चीजें हैं वो आपको लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? सूर्य एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारी बॉडी में, जो हमारा पित्त प्रकृति है, जो हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर खाना पचता है। वो हमारे आत्मा का कारक है। जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सब उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो अपने आप को पहचानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो सूर्य ग्रहण का है। इस टाइम पर आपको सूर्य की वो एनर्जी नहीं मिल रही होती है जो आपको चाहिए होती है। तो इस टाइम यदि आप बैठ करके मेडिटेशन कर रहे होते हैं, इस टाइम पर, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य प्रसिद्धि का कारक प्लैनेट है, तो मुझे हमारे दिमाग में सूर्य का जितना इंपैक्ट पड़ता है उतना हमको लगता है कि नहीं, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त करना है। इस टाइम पर वो जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त करने की इच्छा है वो आपके मस्तिष्क में कम हो जाती है। तो जब मटेरियलिस्टिक सुख की इच्छा आपके दिमाग में कम हो जाएगी तो आप परमात्मा तत्व की तरफ अपने आप को बढ़ा पाएंगे। यस, बिल्कुल। राज मिश्रा जी, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और ठीक है, हमारे देश में भले ही सूर्य ग्रहण ना दिख रहा हो, लेकिन उन देशों में जहां पर सूर्य ग्रहण दिख रहा है, जैसे मैंने अमेरिका का, पूर्वी अमेरिका का जिक्र किया, और भी दूसरे देशों में, वहां पर न्यूजीलैंड में दिख रहा है, तो वहां पर जो भारतवंशी हैं, तमाम देशों में भारत के लोग रह रहे हैं, वो देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए खास करके बताइए कि इस अवधि में, इस समय उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो गुड न्यूज टुडे जो आपका ये चैनल है ना, इसको शायद अत्यधिक लोग देखते हैं, जो मैंने देखा है, क्योंकि लोग इस प्रकार के पॉजिटिव न्यूज को दुनिया में इस टाइम पर चाहते हैं। इसलिए जनरली जब मैं आपके चैनल पर होता हूं तो अन्य चैनल की अपेक्षा लोग ज्यादातर कहते हैं आपको हमने गुड न्यूज पर देखा था, और आप लोग इतनी सारी चर्चाएं करते हैं, तो इस पूरे विश्व के अंदर आप बेहतर रूप से देखे जा रहे हैं। इस टाइम पर क्या करना चाहिए जब ग्रहण चल रहा है? तो सबसे पहला, जैसा हम चर्चा करते हैं बार बार कि स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कोशिश करना चाहिए, यस, नहीं सोना चाहिए, कुछ काटना तोड़ना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी इत्यादि नहीं देखनी चाहिए। उसका रीजन है कि आपने देखा कि अभिमन्यु जब 7 महीने के गर्भ में थे उसी टाइम उन्होंने चक्रव्यूह के अंतर्गत प्रवेश करना सीखा था। इट मींस कि जो बच्चा आपके गर्भ के अंतर्गत होता है 3 महीने के बाद ही उसकी, 7 महीने बाद स्पेशली उसकी सोचने समझने की शक्ति बन जाती है। तो इस टाइम क्योंकि वो ऊर्जा उसको सूर्य की नहीं मिल रही जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसे कंडीशन में यदि आप कुछ तेज आवाज में देख रहे हैं तो उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो इस टाइम पर विशेष जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भोजन इत्यादि कोशिश करें, लिक्विड चीजें ज्यादा लेने का प्रयास करें। गरिष्ठ भोजन, लाइक कि आप उड़द की दाल है या जिमीकंद है या कटहल है, इस प्रकार का जो गरिष्ठ भोजन है, या मांसाहार इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करें। कोशिश करें कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का प्रयास करें, या कोई मंत्र, लाइक बहुत सिंपल है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गायत्री मंत्र श्रद्धा से बैठ करके आप मेडिटेशन करें, अपने नेत्रों को बंद करके। एक कोई भी जो छवि आपको लग रही है, आप किसी भी धर्म से कनेक्ट हैं, जिन देवता को मानते हैं, जिन व्यक्ति को आप मानते हैं, उसमें अपने मस्तिष्क को फोकस करें। इस टाइम पर जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना मंत्रों का जप करेंगे, जितना आपको अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, आप देखेंगे बाकी समय की अपेक्षा इस टाइम अपने आप को ज्यादा बेहतर आप बना पाएंगे, ज्यादा कनेक्टेड भी ईश्वर के प्रति आप तो कनेक्ट हो पाएंगे। और आप एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, नेगेटिविटी हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, इस टाइम मेडिटेशन करने से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो ये समय ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इस संसार में होती, लाइक कोविड आया है ना, कोविड ने बहुत नुकसान किया पूरे विश्व के, लेकिन बहुत कुछ सिखा भी गया, बहुत सिखा गया, और मेडिकल इंडस्ट्री के लोग मुझे लगता है काफी कुछ बन भी गए। तो कोई भी चीज होता है तो अगर किसी के लिए नुकसानदायक होता है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है। तो इसी कारण से ये ग्रहण अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि विश्व में युद्ध इत्यादि को लेकर के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ब्रेन को मटेरियलिस्टिक ज्यादा कुछ खींचने के लिए तैयार करेगा, वहीं आप अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं। आप अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पंडित विनोद भारद्वाज जी, ये बताइए कि 3:17 बताया जा रहा है जब ये समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जब ये ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद लोगों को फिर क्या करना चाहिए?
देखिए श्वेता जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर तभी होगा जब उसकी ऊर्जा, जब उसका ओज, जब उसका प्रकाश आपको प्राप्त होगा। तो क्योंकि हमारे भारत में तो नहीं दिख रहा इस समय रात्रि है, तो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो इसका प्रभाव नहीं। ये सवाल मेरा उन्हीं लोगों के लिए था जहां पर पड़ रहा है इसका असर, और जहां भारतवंशी हैं। जी जरूर, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। देखिए, जब सूतक समाप्त होता है, जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, सूर्य ग्रहण समाप्त होता है तो कुछ चीजों पे अपना असर छोड़ करके जाता है, जैसे जल। ऐसा देखा जाता है कि एक तरह से जलीय वस्तुओं पे अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। तो अगर आप जल भर के रखे हैं तो उसे फेंक दें। हो सकता है आप भोजन भी यदि आप बना के रखे हैं और उस पे उसका प्रभाव छूट सकता है, तो जो भोजन का भी जहां तक हो सके त्याग कर दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका स्नान करना, क्योंकि आप स्नान से निश्चित रूप से पवित्र हो जाते हैं, आपके रोम के छिद्र खुल जाते हैं, जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में है वह नकारात्मक प्रभाव धुल जाते हैं। मनीष यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए, आजकल जो जेन जी है ना, वो भले ही और किसी स्पिरिचुअलिटी में और किसी चीज की बात करें ना करें, लेकिन वो वाइब्स की बड़ी बात करते हैं कि ऐसी वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव वाइब्स आती है या नेगेटिव वाइब्स आती है। तो अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि ये एक ऐसा काल होता है, एक ऐसा समय खंड होता है जिस समय डिप्रेशन की तरफ जो है कई लोग वो अग्रसर हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि नेगेटिविटी इस तरह से होती है। ये वाइब्स वैसे होते हैं। क्या आप पर्सनली ऐसा आप भी कुछ बिलीव करते हैं? हाँ, देखिए, एक्चुअली अगर हम बात करें सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्सेस की, तो इस वक्त हम जैसे लोग तो देखने बाहर जाते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व नहीं किया होता, तो बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ पाए सूरज के बारे में, जिसको पढ़ने के लिए हमने आदित्य L1 जैसे मिशन को L1 पॉइंट पे भेजा है, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर उसको स्टेशन किया है, हम वो सब इसलिए करते क्योंकि हमें सूरज को पढ़ना है। लेकिन जब एक्लिप्सेस आते हैं तो वो सारी स्टडी हम ग्राउंड से कर पाते हैं, हम धरती से उन सबको पढ़ पाते हैं। तो मोस्टली ऐसा रहता है, जो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हुआ था इसी साल के शुरुआत में, उस वक्त तो और वो अमेरिका के बड़े हिस्से पे दिख रहा था, तो वहां पर तो जेट्स फ्लाई करे गए थे, साउंडिंग रॉकेट्स को फ्लाई किया गया था, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को फ्लाई करा गया था कि ऑब्जर्वेशंस ली जाए। अभी हम इस एक्लिप्स की बात करें तो इसमें जो मेन पार्ट होगा ना, जहां पर वो सोने के कंगन की जैसा चमक रहा होगा सूरज, वो पार्ट पूरा का पूरा पार्ट पैसिफिक ओशियन पे होगा। मतलब वो किसी उस रीजन से उस वक्त गुजरेगा ही नहीं, वो कहीं दिखेगा ही नहीं उस रीजन में जहां पे कोई इंसान रहता हो। चढ़ता हुआ एक्लिप्स और ढलता हुआ एक्लिप्स जो है वो तकरीबन 2.25 लाख लोगों वाले एरिया से निकलेगा, बस इतने ही लोगों को ही विजिबल होगा। तो होता क्या है ना, एक्लिप्सेस तो मोस्टली इट्स लाइक एक होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म होता है इसके अंदर, तो लोग जाते हैं उस रीजन में, उस बेल्ट में देखने के लिए। तो अगर वाइब्स की बात करें तो इट्स अ थ्रिल टू वॉच। इट्स अ थ्रिल टू वॉच। ठीक है, अच्छी बात है। और इस चर्चा को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलग अलग नजरिया है, और मुझे लगता है कि जितने अलग अलग तरह के नजरिए होते हैं उतना ही इंटरेस्टिंग होता है एक दूसरे को समझना भी, उनके थॉट्स को भी समझना, और ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल इस बार का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है इस साल का, वो क्या इंपैक्ट लोगों पर, उन देशों में जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है। ऐसे में ज्योतिष क्या कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, और क्या अपनी राय रख रहे हैं। चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद जी हमारे साथ हैं, राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सबको ये इंतजार रहता है और ये सभी जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि भाई उनकी राशि पर किस तरह का ये जो सूर्य ग्रहण है वो असर डालने वाला है। राज मिश्रा जी, मीन राशि से शुरू करते हुए।
मेष से शुरू करें या मेष से शुरू करते हुए। सो मेष राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, शत्रु को आप परास्त कर पाएंगे। अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करते हैं, शानदार रिजल्ट आपके लिए क्या होगा, विद्या अध्ययन में मन लगेगा, विदेश यात्रा होगी, लेकिन प्रेमी प्रेमिका रूठेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है, सावधान रहें। मिथुन के लिए अगर हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिलने का, जिनसे चाहते हैं उनसे मुलाकात होने का संयोग इस ग्रहण के कारण आपका निश्चित रूप से बनेगा, और किसी फेवरेट प्लेस पर जहां आप चाहते हैं वहां विजिट करेंगे, लेकिन सीनियर्स के द्वारा प्रॉब्लम हो। 40 दिन तक ग्रहण का प्रभाव रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 40 डेज तक इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के, हां, आत्मविश्वास आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा, और बहुत सारी यात्राएं आपकी होने वाली हैं। पिता से खराब संबंध जो है वो बेहतर होंगे। हम राशि सिंह की अगर बात करें, यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, आर्थिक नुकसान दिख रहा है, कुटुंब में कलह जैसी परिस्थिति दिख रही है, लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में 40 डेज के अंदर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हम राशि कन्या को लेकर अगर बात कर लें तो यहां पर मैरिज हो जाएगी, अगर नहीं हो रही, विवाह को लेकर के परेशान हैं तो 40 डेज के अंतर्गत विवाह को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अपने जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ जो विवाद चल रहा है वो सॉल्व होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्थ को लेकर के और दुर्घटना जैसी परिस्थिति दिख रही है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भगवान की आराधना करें और ग्रहण के बाद घी में चेहरा देख करके दान कीजिए, ना दिखे तब भी उसको कांसी कटोरी में घी डालिए और फेस देखिए और दान कीजिए, तो उससे जो भी नकारात्मक इंपैक्ट आपके ऊपर है वो नहीं पड़ेगा। जी श्वेता जी। विनोद जी, अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि में निश्चित रूप से वाणी से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ ही अपने धन और व्यापार को बहुत बुद्धिमानी से चलाने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो निश्चित रूप से परिवार को अच्छे ढंग से देखें, ऊंची आवाज में यदि 1 महीने तक बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक अपने परिवार को लेकर के सचेत रहें, विशेष करके बच्चों को लेकर के सचेत रहें, चोट चपेट लग सकती है, प्रेम प्रसंगों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक निश्चित रूप से अपने धन, व्यापार और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की, अब बात करते हैं कुंभ की। तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं, लेकिन जो है इसी क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको आपके क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो अनावश्यक यात्राओं से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप भारत में हैं और यदि आप अगर बाहर हैं तो थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है, तो उसका उपाय भी आप कर लें। क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो थोड़ा सा गुड़ लेकर के गाय को, ये जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद आप जो खिला दें, सारा प्रभाव दूर होगा और निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। जो भी समस्याएं हैं दूर होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत भी है तो उसका उपाय भी है, समाधान भी है। यदि आप समाधान अच्छे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन और पूरे परिवार पे पड़ता है। विनोद जी, आपने ये बात पहले कह दी और यही बात मैं कहने वाली थी कि देखिए, हमारी सनातन की यही खूबसूरती है, हमारे धर्म की यही खूबसूरती है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी की बात आती भी है या कहीं भी जाती है तो उसका महा उपाय पहले से ही मौजूद होता है, और उस उपाय को करके हर किसी को सुख, समृद्धि और शांति मिल सकती है। राज मिश्रा जी, अगर जल्दी से आप ये बता पाए कि इन तमाम चीजों को करने के बाद एक महा उपाय, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हमने देखा है कि दान का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में क्या दान करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दान है जो कार्य कर सकता है, वो एक कांसे की कटोरी के अंतर्गत देसी घी लिया जाए, उसको डाला जाए और कोशिश किया जाए अपने चेहरे को उसमें देखा जाए। दिख जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिखता है तो अपने फेस को देखने का प्रयास किया जाए, और एक लाल फल, ये दोनों चीजें लेकर के, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए स्नान इत्यादि करके
11 बार गायत्री मंत्र बोल करके इसको किसी व्यक्ति को दान दे दिया जाए। इतना कर लेने से कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट सूर्य ग्रहण का नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण के बारे में इस दान का अगर बात किया जाए तो गर्ग संहिता इत्यादि के अंतर्गत भी इसका विशेष वर्णन मिलता है। तो मेरे दृष्टि से बहुत शानदार दान होगा श्वेता जी। और ये हर कोई कर सकता है, यानी कोई भी कर सकता है। अभी 12 राशियों के बारे में हमने बात की। इसको लेकर के मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत कोई भी व्यक्ति अगर इसको करेगा तो निश्चित रूप से उसको पॉजिटिव इंपैक्ट ही मिलेगा और ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। विनोद जी, और कोई एक खास मंत्र जो इस दौरान, मतलब पूरे ग्रहण काल के दौरान 3:17 तक चूंकि ग्रहण रहने वाला है, तो इस ग्रहण काल के दौरान कोई एक मंत्र जो कि महामंत्र के रूप में हो? देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो क्योंकि नकारात्मक प्रभाव होता है और नकारात्मक प्रभाव को पॉजिटिव ऊर्जा ही दूर कर सकती है। क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों के जो एक तरह से मंत्र हैं वो ऋषि मनीषियों ने अपने ज्ञान से काखा गाघा अंगा छत्री ज्ञान के जो शब्द हैं, शिवसूत्र जाल है, उन शिवसूत्र जालों से सुंदर सुंदर वर्णों को जो मिला के मंत्र बनाए। उन मंत्रों का प्रभाव यदि अपने जिह्वा से आप बोलते हैं ना तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निश्चित रूप से यह महामंत्र आपके मन, मस्तिष्क, काया, शरीर, घर, परिवार, व्यापार सबको पवित्र कर देता है, क्योंकि श्री हरि नारायण का यह मंत्र आपके जीवन में हर प्रकार से रक्षक बनता है। श्वेता जी, बिल्कुल। तो आपने देखा और आपने सुना, और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए थे। मनीष, एक आखिरी बात अपनी तरफ से आप रखना चाहेंगे, क्योंकि ये तो धर्म से जुड़ी तमाम बातें थी। इस बार वो लोग जो कि साइंटिफिक नजरिए से इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, जो ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है, तो बहुत कुछ ज्यादा इसके अंदर रिसर्च हो नहीं पाती है। क्योंकि सूरज कंप्लीटली ऑब्सक्योर नहीं होता, मतलब पूरा छिपता नहीं है, बट स्टिल एक लर्निंग फेज होता है। जो फर्स्ट टाइम पहली बार एक्लिप्सेस को ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए मैंने जैसा बताया, इट्स अ थ्रिल टू वॉच और एक अलग एक्सपीरियंस होता है जी। और बाकी जैसे अभी ज्योतिषाचार्य जी ने बताया जी, तो इनके हिसाब से जो मेरी राशि है तो मेरे को टेंशन हो गई है, तो मैं जरूर से उपाय करूं कुछ ना कुछ। चलिए, टेंशन की बात नहीं है, उपाय भी बता दिया इन्होंने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए।